सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है अच्छे से? ओके ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करें। Yes, sir. कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया, फिर सेक्शन फार्मूला बताया, फिर सेंटर्स बताया, वो याद रखने हमें, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई, कुछ प्रॉब्लम्स की हमने। उसके बाद मैंने आपको बताया पोलर कोऑर्डिनेट्स, फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बताया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपकी आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगी, तो वो एक तरीके से बेसिक चैप्टर है। अब स्ट्रेट लाइन जो है, अब इसके बाद जो है, जो टॉपिक्स हैं वो है स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में होता है, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी क्वेश्चन कैसे निकलती है, स्लोप क्या होता है, उससे रिलेटेड फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर सर्कल आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसमें दो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऐसे आएंगे चैप्टर्स, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा भी है, काफी सारी चीजें हैं इसमें, काफी टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है लोकस। हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस लोकस के इसमें भी देखे हों, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखे हों, क्योंकि वो हर बुक का अलग अलग रहता है। हो सकता है पैकेज में पहले दे दिया हूं। अच्छा, लोकस का क्या मतलब होता है? मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है। सुनो भाई ध्यान से, अब सब लोग साथ में रफ कॉपी और पेन रखें जरूर। अच्छा, लोकस की क्या डेफिनेशन है? लोकस पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट को बोलते हैं। मतलब एक पाथ है जो एक मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कंडीशन लगी रहती है। मतलब अब पाथ ऐसा तो होगा नहीं, मैंने बोला कि भाई पॉइंट है कहीं पे भी घुमा दो इसको, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाएंगे कि भाई वो एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, या एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, या दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ऐसे कुछ एक कंडीशन लगेगी। उस कंडीशन के कारण क्या होगा वो जो पॉइंट होगा एक पाथ को ट्रेस कर लेगा, उस पाथ को लोकस कहते हैं, ठीक है। तो पाथ क्या हो सकता है? वो पाथ कोई एक पर्टिकुलर कर्व बनेगा, 2 डायमेंशन में वो एक पर्टिकुलर कर्व बनेगा, 3 डायमेंशन में बन सकता है, बट अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 डायमेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे ना। तो 2 डायमेंशन में मतलब एक कर्व को वो ट्रेस कर देगा, जो जिसकी इक्वेशन आप एक्स और वाई वाली फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब आपने इक्वेशन को एक्स और वाई वाले फॉर्म में लिख लिया, तो वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, उसी को लोकस बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज अ path of a moving point moving under a certain condition. Path of a moving point moving under a certain condition. ठीक है, अच्छा जी, इट इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन। तो आप बोलोगे सर फिर अच्छा, इसके एक एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, the path will be represented mathematically in 2 dimension in equation containing variables x and y। मतलब वो जो पाथ होगा, आपको मैथमेटिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैथमेटिकली आप उसको एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक्स और वाई में रिप्रेजेंट होगा। स्क्रीन लैग हो गया, ओके वेट।
अभी देखो अब आया सबको। ठीक है सुनो, अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ। लोकस इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो लोकस क्या होता है, अभी इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, बस आप सुनते रहो जो मैं कह रहा हूँ। तो एक पाथ होगा किसी पॉइंट का जो मूव कर रहा होगा अंडर अ सर्टेन कंडीशन। द पाथ, हाउ द पाथ विल बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, आपको उसको एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो एक्स और वाई वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 2 डायमेंशन में होगा तो एक्स और वाई में रिप्रेजेंट होगा, 3 डायमेंशन में होगा तो किस में रिप्रेजेंट होगा, एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है 2,3। सो दिस इज अ फिक्स पॉइंट। अब जब मैं फिक्स पॉइंट बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा, और इसको मूव करना भी नहीं चाहते, मूव करा के हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ फिक्स पॉइंट 2,3। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज अ मूविंग पॉइंट। तो जो जो भी मूविंग पॉइंट होता है उसको हम एक्स कॉमा वाई में लिखते हैं या एच कॉमा के में लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास लिबर्टी है, हम एक्स कॉमा वाई में भी लिख सकते हैं, एच कॉमा के में भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से वी राइट दिस पॉइंट इन एच कॉमा के। या अभी इतना ज्यादा कुछ बड़ी कंडीशन में लिख नहीं रहा हूँ, तो एक्स कॉमा वाई में भी लिख सकते हो आप, तो एक्स कॉमा वाई में लिख देते हैं। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट पी, दिस इज अ मूविंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो कंडीशन में क्या लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट पी है दिस इज अ मूविंग पॉइंट, दिस इज मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ से 5 यूनिट्स फ्रॉम 2,3। तो मैंने बोल दिया भाई ये वाला जो पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई अगर तो समझ आ गया मैं 2 डायमेंशन में ही हूँ। तो एक्स कॉमा वाई जो है ये 2,3 से, इस पॉइंट को से ए मान लेते हैं, पॉइंट ए से हमेशा 5 डिस्टेंस की दूरी पे रहेगा। ठीक है, तो फिर आपको समझ आएगा, अच्छा ये तो पॉइंट आ गया 5 डिस्टेंस की दूरी पे रहेगा, तो अब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके ऊपर कंडीशन आ गई ना, मूव तो कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, बट इसके ऊपर कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये 2,3 से 5 डिस्टेंस की दूरी पे। तो सेम ये वैसे वाला एग्जाम्पल हो गया जो आप 9-10 में भी साइंस की बुक में नहीं देखते कि भाई मेरे पास मान लो मेरे पास एक रस्सी है, उसके एक एंड पॉइंट पे मैंने, हाँ एक रस्सी है, उसके एंड पॉइंट पे मैंने एक पत्थर को बांध दिया है। ठीक है, और वो जो रस्सी का डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 5 यूनिट्स है। अब मैं उसको एक पॉइंट से पकड़ के घुमा रहा हूँ, तो अगर मैं घुमाऊंगा तो ये आप 5 डिस्टेंस कहाँ कहाँ जा सकता है, आप समझ रहे हो, ये पत्थर है तो ये कहाँ कहाँ घूमेगा, तो ये यहाँ पर भी आ सकता है 5 डिस्टेंस की दूरी पर। ये P1 बोल देते हैं इसको, ये पी की एक और लोकेशन आ गई। फिर ये इधर भी आ सकता है 5 डिस्टेंस की दूरी पर, तो ये P2 बोल देते हैं। ठीक है, ये इधर भी आ सकता है, कहीं मतलब बहुत जगह जा सकते हैं, इनफाइनाइट जगह पे जा सकता है, आप समझ रहे हो। ये 5 डिस्टेंस की दूरी पर, ये जो हो गया, ये से मान लो पी एन हो गया, ये भी 5 डिस्टेंस की दूरी पर ऐसा आएगा। तो अब इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप अभी देखो, मैंने तो इसको दूर दूर बनाया है बेटा, अब लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो 5 डिस्टेंस तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर ऐसे हर जगह आता रहेगा। तो आपको देखने भी समझ आ रहा है कि भाई ये क्या होगा, ये जब आप इसको ज्वाइन करोगे, सर्कल। हाँ ये एक सर्कल बन जाएगा। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं तो ये हमारा एक सर्कल बनकर आ जाएगा। ठीक है, सो इफ आई से देयर इज अ पॉइंट पी विच मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ से 5 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और से मैं बोलता हूँ कि वो मूव कर रहा है 3 डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, 5 डिस्टेंस पे, 6 डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस मूव कर रहा है, बट वो एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बना रहा है, तो एक सर्कल बनेगा अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे वो एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन में क्या होगा कि अगर आप जैसे आप मान लो रस्सी है और पत्थर है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे ये वाले पॉइंट को फिक्स करके, तो वो किसी भी डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा उसका लोकस। ठीक है, तो इस केस में सर्कल बन रहा है, ये बात सब एग्री कर रहे हैं सर्कल बन रहा है, पहले ये बताओ, सब लोगों को ये बात क्लियर होगी कि सर्कल बनेगा, ये समझ आ गया सर्कल कैसे बनेगा। ठीक है जी, ये तो सबको समझ आ गया कि भाई सर्कल कैसे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसर्न मेरा क्या है कि भाई चलो लोकस आ गया, मतलब अब ये वो नहीं है ना, मतलब इंग्लिश नहीं है ना, एसएसटी नहीं है कि भाई सर्कल बना दिया तो आपका खत्म हो गया काम। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी एक्स वाई में, मतलब मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, तो हम उसको अब रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब एक मतलब ये हमें समझ आ गया कि पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन क्या थी, डिस्टेंस उसका सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा अब कंसर्न है लोकस निकालने का, कंसर्न ये होता है कि भाई आप एक इक्वेशन निकाल दो, किस किस में इक्वेशन निकाल दो, एक्स वाई और जो भी नोन क्वांटिटीज हैं,
नोन क्वांटिटीज अगर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मान लो उसने बोला कि भाई रेडियस ए है, मतलब 5 डिस्टेंस 5 नहीं है, ए है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो नोन क्वांटिटी हो जाती है, तो हमारा आंसर एक्स वाई और ए में आ जाता। ठीक है, तो इस केस में तो चलो पता ही है हमें, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला डिस्टेंस जो है कितना होगा, 5 यूनिट रहेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, उसका लोकस आ जाएगा आपके पास। क्या बन जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला में, x-2 का होल स्क्वायर। उसके लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए वो कंडीशन लगाने के लिए, y-3 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5। बस होल ओपन अप कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। तो ये इक्वेशन आएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकस एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो लोकस तो पाथ है ना बेटा। अब अच्छा, इसमें जो पाथ आ रहा है वो ये बाहर वाला पेरीफेरी आ रहा है। आधे बच्चों को ना ये क्लियर ही नहीं होता पाथ क्या है। अभी ये जो पाथ, ये जो जहां पे सर्कल की ये मैंने डायग्राम बना रखा है, जो मैं ये करली कर रहा हूँ, यही तो पाथ है इसका। ये पाथ है बेटा इसका, समझ गए। पाथ मतलब जो हमने ये पेन से ट्रेस कर रखा है, ये हमारा पाथ है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है। पाथ में बस वो जो पेरीफेरी है वो आएगी, मतलब बाउंड्री आएगी बस, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, उसके बाहर भी कुछ नहीं है। सबको लोकस का मतलब समझ आ गया। हाँ, सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीफेरी का मतलब वही है। ठीक है जी, आपको ये तो क्लियर हो गया कि लोकस क्या है ना। चलो अब एक दो प्रॉब्लम करते हैं लोकस पे, फिर देखते हैं आप मतलब कुछ बात बन रही है कि नहीं बन रही है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट टी स्केयर माइनस टी प्लस वन, टी स्केयर प्लस टी प्लस वन, वेयर टी बिलोंग्स टू आर। जैसे टी बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब है कि जो हमारा टी है ना, वो एक वेरिएबल है और वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, उसने बोला कि भाई जैसे इसको ए पार्ट कर लेता हूँ और एक बी पार्ट भी बताता हूँ। बी पार्ट है मेरे पास कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा वे थीटा बिलोंग्स टू आर। तो एक जैसे बी पार्ट में करके दिखाता हूँ, फिर आप ए पार्ट करना। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। थीटा इसमें वेरिएबल है, जब मैं थीटा बिलोंग्स टू आर लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब थीटा बहुत सारी वैल्यू ले सकता है। तो आपको जब लोकस निकालना है तो क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट कर देना है। हमें कंसर्न, हमारा आंसर किस में चाहिए होता है, एक्स और वाई में तो चाहिए होता है हमें, एक्स और वाई और नॉन क्वांटिटी। तो थीटा तो अननोन क्वांटिटी ना, जब थीटा बिलोंग्स टू आर हो गया, थीटा तो बहुत सारी वैल्यू ले रहा है, तो थीटा वेरिएबल हो गया। तो आप क्या करो, जैसे एक्स को आपने लिख दिया कॉस थीटा, वाई को आपने लिख दिया साइन थीटा। अब जब लोकस निकालना होता है तो इसमें जैसे वैसा कुछ कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है, इसमें बस कंसर्न ये होता है थीटा को एलिमिनेट कर दो। तो थीटा कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये लोकस आ गया इसका बी पार्ट का। एक्स और वाई में इक्वेशन ही तो चाहिए होती है, तो उसके लिए थीटा को एलिमिनेट करना। थीटा कैसे एलिमिनेट कर दिया, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 होता है। तो मेरे को ये पता था कि भाई cos के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 होता है, ये तो हमेशा स्टेटमेंट सही है। तो cos की जगह x लिख दिया, y की जगह साइन की जगह y लिख दिया, तो इक्वेशन आ गई। सो दिस इज लोकस। समझ गए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, एलिमिनेट करना है। तो अब आप p को एलिमिनेट करो यहाँ से, आपका आंसर आ जाएगा। करके बताओ जल्दी से ए पार्ट में।
किसी का आंसर नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा प्रियांशु। देखो मैं बताता हूँ, ए पार्ट में क्या था, एक्स हम हमारे को दिया हुआ है उसने टी स्केयर माइनस टी प्लस वन, ये हमारे को एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और वाई दिया हुआ है टी स्केयर प्लस टी प्लस वन। एक्स दिया हुआ है टी स्केयर माइनस टी प्लस वन और वाई दिया हुआ है टी स्केयर प्लस टी प्लस वन, ठीक है। बेसिकली टी को एलिमिनेट करना है तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y माइनस एक्स आपके पास 2t के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा देखो, y माइनस एक्स करोगे तो 2t आ जाएगा, तो t किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस एक्स बाई टू। अब t को एलिमिनेट करने का मतलब मैं चाहता हूँ t हट जाए बस किसी तरीके से, तो t की वैल्यू निकालनी मैंने, अब t को मैं पुट कर दूंगा, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दूँ, y माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, तो ये हो गया सॉल्व। अब इसको लिख लेते हैं एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस वन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो ये हमारा लोकस हो गया। आई बात समझ में सबको? सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो एक बार, कुछ नहीं था ना इसमें, टी निकालो और टी को एलिमिनेट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा इसको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2t आ जाएगा ना उस तरफ और उधर आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, बस फिर मैं स्लोप बताता हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that sum of its distance from the point 0 comma 2 and 0 comma minus 2 is 6. Find the locus of a point such that sum of its distance from the point 0 comma 2 and 0 comma minus 2 is 6. करो भाई, ट्राई करो। थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे और ऐड हुए हैं, बट आपको टाइम दिया जा रहा है, आप सब बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
नहीं सही नहीं है अभी तक किसी का भी। पता नहीं आप गलत आंसर कैसे निकाले, तो मुझे समझ नहीं आता है। जब कंडीशन सही लगाओगे तो आंसर भी सही आना चाहिए ना। अभी तो किसी का भी सही नहीं है। आपको दो डिस्टेंसेस का सम 6 करना है, बस फिर सॉल्व करो, अंडर रूट हटाने हैं। डिस्टेंस में अंडर रूट भी आ रहे होंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता आप लोग को? देखो, तो बेसिकली ऐसा कह रहा है वो कि एक हमारे पास पॉइंट है से 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये 0,2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, और 0,-2 यहाँ कहीं आ रहा होगा। सो देयर इज अ पॉइंट पी, इसको ए और बी मान लेते हैं, सच दैट डिस्टेंस का सम, जैसे इन दोनों के डिस्टेंस का सम है वो 6 होना चाहिए। सो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 6, ये बोल रहा है वो। इलिप्स बनेगा ये। अभी तुम वन वन कहाँ से आ गया भाई? एक्स और वाई में क्वेश्चन आएगी बेटा, पता नहीं क्या करते रहते हो। डिस्टेंस फॉर्मूले का सम लिखना है ना, ये तो पी ए प्लस इलिप्स बनेगा ये। इलिप्स इस तरीके से बनेगा क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है 4 है, तो ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है ना, तो वो इलिप्स की कंडीशन होती है। तो अभी आपने इलिप्स पढ़ा नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ अभी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी ए का डिस्टेंस कितना होगा, क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, प्लस पी बी क्या लिखोगे? एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 6। ये बन गया। तो एक टर्म को उधर ले जाते हैं, तो उसे मान लो मैंने ये वाली टर्म इधर लिख ली, एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों अंडर रूट एक तरफ रखोगे तो कैलकुलेशन और लेंदी होंगी। एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसी क्वेश्चन बन गई। तो देखो अपने को समझ आ रहा है कि जैसे ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या बनेगा अब? ये बन जाएगा वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4, और ये उधर ले जाता हूँ मैं, प्लस 12 ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्केयर। इसको यहाँ पे ओपन अप करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन लेंथी कर लोगे अपनी। ठीक है, तो देखो वाई स्केयर और वाई स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 माइनस 8y। तो 36 माइनस 8y दिस शुड बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्केयर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 ज़ा 4 2 y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्केयर। और फिर एस बी एस करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स, सो यूल गेट 81 प्लस 4y स्केयर, ठीक है, माइनस 36y, यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4। अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 9x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 36y प्लस 36, दिस शुड बी इक्वल टू 4y स्केयर माइनस 36y प्लस 81। सो 36y आपस में कैंसिल हो गया, वी विल हैव 9x स्केयर प्लस 5y स्केयर इज इक्वल टू, ये 45 बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गई, ये लिप्स की क्वेश्चन होती है।
तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। देखा होगा ऐसा इक्वेशन आपने। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो होता है, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब वही बताओ, सबको समझ आ गया? अभी मैं दोबारा से कर रहा हूँ शेयर। सबको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया? वही मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, फिर बाकी कैलकुलेशंस करी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, 9x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 45। इसको डिवाइड कर दिया तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया है। तो ये हमने पढ़ लिया भाई लोकस क्या होता है और लोकस की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। ठीक है, तो लोकस इज अ पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट मूविंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन। अब जैसे यहाँ पे भी आप अगर देखो तो पॉइंट क्या था, ये पॉइंट पी था। ठीक है, ये किस कंडीशन के अंडर मूव कर रहा था, इसका डिस्टेंस का जो सम है दो पॉइंट्स है वो 6 के बराबर। पी ए प्लस पी बी 6 था तो पी का लोकस निकालना था, ए और बी फिक्स थे, फिक्स्ड पॉइंट थे ना। पी और पी बी का जो डिस्टेंस का सम है वो 6 था, जबकि ए और बी फिक्स्ड पॉइंट थे। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको स्लोप के बारे में। व्हाट इज स्लोप? ध्यान से सुनना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। स्लोप का एक और नाम होता है ग्रेडियंट, GRADIENT। ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फिर हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ कर्व। ठीक है, देखो अब क्या डेफिनेशन होती है इसकी। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है। अब जो भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो कहीं से भी पास कर सकती है। ठीक है, कहीं पे भी कट भी कर सकती है। अपवर्ड भी, अपवर्ड वाली डायरेक्शन में भी हो सकती है, डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन में भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो मान लो एक लाइन है मेरी जो ऐसे जा रही है, ये एक लाइन L1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, सो आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्यों बनाया, कहीं भी बना लो, उससे स्लोप का कुछ, उसकी स्लोप का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये जो लाइन है, डायरेक्शन देखो आप, ये लाइन की डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना बेटा, प्लस एक्स कहने का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो स्लोप की डेफिनेशन होती है m इज इक्वल टू, m को बोलते हैं स्लोप, m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को ना, स्लोप को जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये स्लोप की डेफिनेशन है। ठीक है, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल विच द लाइन इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या है, 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। सो स्लोप इज टेंजेंट, टेंजेंट कहने का मतलब वो लाइन वाला टेंजेंट नहीं, टैन, टैन को भी टेंजेंट ही बोलते हैं ना, टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा which the straight line makes with positive x-axis।
ठीक है, तो हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऐसे 0 से पाई क्यों लेते हैं, पाई बाई 2 क्यों हटाते हैं, ये सब पाई बाई 2 तो क्यों हटाते हैं आपको पता है, ये tan पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए वो हम हटा देते हैं। 0 से पाई क्यों लेते हैं वो मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब मुझे, अब कुछ स्लोप निकाल लेते हैं पहले, अब स्लोप की डेफिनेशन क्लियर होगी ना, कुछ लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो मेरे को वाई एक्सिस बनाने की जरूरत ही नहीं है वैसे, तो मैं बस एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। मान लो ये लाइन जा रही है, एक लाइन है से L1, और ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो अब ये समझना है आपको कि भाई ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एक्स है, तो अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव मेजरमेंट होगा, तो स्लोप क्या आएगी, m इज इक्वल टू tan 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इसकी स्लोप है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, और यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री है, बताओ इसकी स्लोप क्या होगी। देखो चैट बॉक्स में लिखो। अब देखो ये नीचे को जा रही है लाइन, देखो इधर भी थोड़ा थोड़ा और भी ऑब्जर्वेशंस करने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं हर एक चीज आपको बता दूंगा। ये लाइन जैसे ना आपको ऊपर को जा रही है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इसकी स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब ये लाइन जो है ये नीचे को जा रही है, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, m इज इक्वल टू tan 45 आएगा, tan और -45 आएगा बेटा। -45 क्यों आएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 बना रही है। हाँ, तो tan 45 कितना आ जाएगा, 1 होता है, बट ये नेगेटिव है इसलिए -1 आ जाएगा, ठीक है। या तो m-1 ले लो, या इधर से अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 135 आएगा। तो आप tan ये भी कर सकते हो कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो 135 आएगा। तो tan ऑफ 135 यू आल्सो नो, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। तो tan ऑफ पाई माइनस पाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में -tan पाई 4 आ जाएगा, विच इज -1। तो स्लोप कितनी आएगी, -1। ठीक है, समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा एक चीज और बताना है मेरे को आप, देखो अब ध्यान से सुनो सब लोग। ये वाला एंगल आपने देखा ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताओ ये एंगल कितना हुआ जो मैंने ब्लू से बनाया है। ओके मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, रुको। अभी देखो सब कुछ सही लग रहा है, स्क्रीन आ रही है। वॉइस और स्क्रीन आ रही है सबको। चलो ठीक है, हाँ मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जो मैंने एंगल बनाया ये कितना हुआ। एक बच्चे ने 120 बोला था अभी। 30 होगा ना। देखो आपको, अगर हम ऐसा बोल दें, मान लो मैंने ये एक लाइन बना दी और एक लाइन ये बना दी, ठीक है। आप ये एंगल तो हमेशा एक ही तो एंगल रहेगा, आप इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पे भी ले लो, ये सारे एंगल जो है, आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो बड़े होते जा रहे हैं तो ये तो 30 से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी देखोगे तो ये एंगल क्या रहेगा आपका, 30 ही रहेगा ना।
समझ गए? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, अब देखो, अब इसका स्लोप निकालो। एक लाइन बनाई मैंने, ऐसे जा रही है। देखो अब एक चीज और ध्यान रखो, ये लाइन नीचे को जा रही है ना, एक्स एक्सिस से नीचे को जा रही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और जो लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर की है, जैसे ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ऐसे नहीं कहना, ये तो ऑब्ट्यूज बना रही है ना, पॉजिटिव एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बना रही है, तो उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। तो जो लाइन नीचे को जाएगी उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, जो लाइन ऊपर को जाएगी उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। तो जैसे ये लाइन है, मान लो मैंने बोला ये वाला एंगल जो है ये मेरे पास से 30 डिग्रीज है। अब बताओ स्लोप क्या होगी इस लाइन की? ये हमारा ओरिजिन है, इस लाइन की स्लोप बताओ भाई। हाँ, डिक्रीजिंग होगा ऑब्वियसली। अब देखो आप 60-30 में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। देखो आपको जब भी स्लोप निकालनी है तो आप हमेशा प्लस एक्स एक्सिस को पकड़ें, वाई एक्सिस को नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है? तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, समझ रहे हो? ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इसके साथ ये क्लॉक वाइज सेंस में 60 बना रहा है, तो स्लोप कितना होगा, tan ऑफ -60, tan ऑफ -60, तो क्या आएगा स्लोप, -√3। अरे ये 30 नहीं देखना है बेटा आपको, आपको तो प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है ना, ये इसीलिए तो मैं, आपका आंसर गलत आ रहा है, जिसका भी आंसर -1/√3 आ रहा है वो गलत आ रहा है। अब बेटा जिसको स्क्रीन नहीं आ रही ना वो मीटिंग रीज्वाइन करो, मेरी तरफ से तो स्क्रीन आ रही है। सबको बात समझ आ गई? हमेशा एंगल किसके साथ देखना है आपको, प्लस एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल देखना है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा अब मान लो मेरे पास ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मैंने इसी के ऊपर एक लाइन बना दी, ये वाली। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, लाइन एल की स्लोप? एम इज इक्वल टू, ये कितना एंगल बना रही है, tan 0, इसलिए इसकी स्लोप कितनी होगी, 0। मान लो एक लाइन हमने ये बना दी, ये लाइन एम है, एम नहीं है, इसको से L2 मान लेते हैं, और ये इसका 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसकी स्लोप चाहिए मुझे। तो जो L2 की स्लोप होगी, M1 बोल देते हैं, इसकी स्लोप को M2 बोल दे रहा हूँ मैं, तो इसकी स्लोप होगी tan ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है? वो क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इसकी स्लोप को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। देखो स्लोप नॉट डिफाइंड होने का मतलब ये नहीं कि लाइन की इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइन तो एग्जिस्ट कर रही है, लाइन तो बन रही है, हाँ उसकी स्लोप डिफाइंड नहीं है, स्लोप उसकी इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब समझो इसको, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो अब मान लो मेरे पास एक लाइन है, ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है? तो एक लाइन है ऐसा, यहाँ पे एंगल मान लो थीटा है, और ये लो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, ये लो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है। अब स्लोप जो है वो tan थीटा वाले थीटा के टर्म्स में नहीं निकालनी है आपको, आपको x1 y1 और x2 y2 के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है? तो सिंपल सी है, याद रखना है हमें। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? पी के कोऑर्डिनेट लिख के बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो।
वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, पता होगा आपको। नहीं नहीं बेटा, पी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं मैंने आपसे। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है ना। तो देखो ऐसे सोचा करो, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन है, वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन होगी बीपी, इसकी इक्वेशन आएगी एक्स इज इक्वल टू x2, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू y1। ठीक है, बीपी की इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू x2, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू y1। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 कॉमा y1। तो ये मैं आपसे पूछा था कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 कॉमा y1। ठीक है, अच्छा अब ये एंगल थीटा है बिकॉज AP इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब BP की लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, BP की लेंथ आ जाएगी y2 माइनस y1। समझते हो ना, BP की लेंथ कितनी आएगी, y2 माइनस y1, क्योंकि y2 बड़ा है y1 छोटा है। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट तो सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। AP की जो लेंथ आएगी वो आएगी x2 माइनस x1। तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारा tan थीटा होगा वो किसके बराबर आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 minus y1 upon x2 minus x1. So tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो दिस इज एक्चुअली स्लोप। तो दो पॉइंट से अगर किसी भी लाइन की हमें स्लोप लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये हमें पता होना चाहिए। tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to m। समझ आ गया सबको। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मान लो मैं बोलता हूँ एक लाइन है जो 2,3 और 3,7 से पास कर रही है, इसकी स्लोप निकालो। मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो 2,3 और 3,7 से पास कर रही है, इसकी स्लोप निकालो। तो स्लोप किसके बराबर आएगी इसकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, वो ऐसे ही कर देते हैं, 7 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2, तो 4 आ जाएगी इसकी स्लोप। समझ गए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप। अब देखो कई बार ऐसा होगा ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कई बार हर बार आपको एंगल थोड़ी दे देगा वो, वैसे थोड़ी पड़ेगा ये एंगल 45 बना रही है 60 बना रही है, हर बार एंगल थोड़ी देता रहेगा, हो सकता है वो आपको पॉइंट दे दे। इसलिए हमें ये भी बताना चाहिए कि भाई दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, उसकी स्लोप हम कैसे निकालें। ठीक है, अब हम आते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व पे। देखो स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन की ही निकाली जाती है, पहली चीज तो ये आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। स्लोप इज ओनली डिफाइंड फॉर अ स्ट्रेट लाइन, दो वी आर सेइंग स्लोप इज डिफाइंड फॉर अ कर्व आल्सो, बट वो कर्व पे भी हम क्या करते हैं ना, फिर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो वो उसकी टेंजेंट होती है बेसिकली। ठीक है, अच्छा लाइन और कर्व में क्या डिफरेंस है, जैसे जैसे y इक्वल टू एक्स कह रही है तो आप जानते हैं पैराबोला है, ये एक कर्व है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे रहती है। अब स्ट्रेट लाइन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि एक प्लेन के ऊपर आप दो पॉइंट ले लो, ठीक है, और उससे ज्वाइन करने वाली एक लाइन, मतलब उसको उसको ज्वाइन करो उन दोनों को, ठीक है, और उसको एक्सटेंड कर दो इन बोथ दी डायरेक्शन, सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। उसको मोल्ड मतलब शिफ्ट नहीं करना है, उसी को ज्वाइन करो और उसी को एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करा सकते हैं, बट दो पॉइंट से हमेशा एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पास करेगी। ठीक है, अगर हम इसको एक और तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व विद अ कांस्टेंट स्लोप। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसे, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप देखोगे ना, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, वो सब क्या करेंगे, प्लस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही तो बनाएंगे। इस पॉइंट पे भी देख लो, इस पॉइंट पे भी देख लो, समझ गए सब लोग। तो स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व विद अ कांस्टेंट स्लोप, या स्ट्रेट लाइन इज अ 2D फिगर विद कांस्टेंट स्लोप, ऐसा बोल सकते हो आप।
उसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। बट जो कर्व होता है उसकी स्लोप हर जगह वेरी करती है। जैसे इस पॉइंट पे इसकी स्लोप अलग है, तो इसकी स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो उस कर्व की उस पॉइंट पे स्लोप होती है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे मान लो स्लोप डिफाइन करनी है तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, तो जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वही उस कर्व की स्लोप होगी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाली एक टेंजेंट बना देंगे, जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी वही उस कर्व की इस पॉइंट क्यू पे स्लोप होगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व क्या है, स्लोप ऑफ अ कर्व इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, लिख देता ना मैं, स्लोप ऑफ कर्व क्योंकि एक पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा, एट पॉइंट पी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट पी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, स्लोप ऑफ अ कर्व वेरीज कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जो कर्व होती है उसकी स्लोप क्या करती है, कॉन्स्टेंटली वेरी करती है। ऐसा हो सकता है बीच में कुछ इंटरवल पे कांस्टेंट आ जाए, वहां पे स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, बट जो भी कर्व होती है उसकी स्लोप जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। वो ऐसा नहीं रहेगा कि कांस्टेंट रहेगी, अगर वो कांस्टेंट रहेगी फिर तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या तरीका है, तो इसको अब हम कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला है कि y इज इक्वल टू फाइंड द स्लोप, जैसे ऐसा ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3x+2, इसकी स्लोप निकालनी है आपको। ठीक है, तो एक तरीका तो होता है कि जैसे आपने देखा कि भाई ये लाइन थीटा एंगल बना रही है तो भाई चलो ठीक है स्लोप पता चल गई। एक तरीका होगा कि आपको दो पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल लोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक और तरीका होता है आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो डिफरेंशिएट करोगे तो m उसकी स्लोप होती है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, आपने इतना फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये लाइन की स्लोप जो है, दिस लाइन स्लोप इज ऑलवेज 3। क्यों 3 है, क्यों कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब मान लो मैं बोलता हूँ कि फाइंड द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, तो 2 पे इसकी स्लोप निकालनी है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, उसमें 2 पुट कर देंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, और उसमें क्या पुट करना है, एट एक्स इक्वल टू 2, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एक्स के डी वाई बाई डी एक्स होगा 2x, और उसमें x को 2 पुट कर दो, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लो मैं बोलता हूँ स्लोप निकालो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एट x इक्वल टू -3, तो क्या करोगे, स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -3, तो डी वाई डी एक्स कितना आएगा, 2x एट x इक्वल टू -3, किसके बराबर आ जाएगा, -6। ठीक है, क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ अ कर्व भी आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ तक बताइए, हर कोई बच्चे को ये क्लियर हो गया क्या बताया मैंने अभी तक। ठीक है, अब जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप बताई थी, एक देयर इज अ नोट कि हमने डिफाइन किया था ना, m इज इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई ओपन माइनस पाई बाय 2। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने कुछ ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें 0 से पाई ही क्यों लेते हैं, जैसे आप आपका क्वेश्चन आएगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा कि सर वहां तो 0 से 2 पाई लेते थे, तो यहाँ 0 से पाई क्यों लेते हैं, क्योंकि tan थीटा जो होता है उसका पीरियड एक तो पाई होता है। ठीक है, वो पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है। अब देखो आपको समझ आ जाएगा, मान लो मेरे पास एक लाइन है,
ठीक है, वो यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा बना रही है, ये जो थीटा है ये भी पॉजिटिव एक्स के साथ है, समझ गए ना? ऐसा नहीं मान लेना है कि ये नेगेटिव एक्स के साथ है, ये भी पॉजिटिव एक्स के साथ ही है, क्योंकि डायरेक्शन देखी जाती है। ठीक है, तो मान लो मैंने बोला ये थीटा 45 डिग्री है, तो मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्लस एक्स एक्सिस से चले और ये एंगल 45 हो गया। फिर एक बच्चे ने क्या किया, वो घूम के ऐसे गया, यहाँ तक गया और यहाँ से एंगल मेजर कर रहा है। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, अगर मैं देखूंगा tan 45 तो 1 आ जाएगी, स्लोप ऊपर को जा ही रहा है, तो देखने में समझ आ रहा है कि भाई ठीक है 1 आएगी। ठीक है, इधर से अगर आप देखोगे तो ये वाला अगर आप एंगल देखोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से लेके अगर आप स्टार्ट किए यहाँ तक तो 180 प्लस 45, तो m ऑफ tan ऑफ 180 प्लस 45, तो tan ऑफ ये पाई प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब है जब मेरा आंसर ऑलरेडी 0 से पाई में आ जा रहा है, मैं उसको आगे लेकर क्यों जाऊं। ये एंगल जो है जब आपने यहाँ पर अचीव कर ही लिया है, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगी, तो उसको घुमा के वहां तक लेके जाने की कोई सेंस नहीं बन रही ना। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज में चलो या एंटी क्लॉकवाइज में चलो, क्लॉकवाइज में चलोगे तो जब यहाँ पे आपका आ ही जाएगा आंसर, तो हमें घुमाने की उसको ज्यादा जरूरत है नहीं। तो हम क्या करते हैं, वो यूनिकनेस रखने के लिए कि भाई कोई भी जैसे स्लोप निकालनी है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। पाई प्लस 45 इज ऑल्सो tan ऑफ पाई प्लस 45 विल ऑल्सो गिव अस द आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो गलत हो जाएगा, बट जब हमारा आंसर ऑलरेडी 45 में आ ही जा रहा है, मतलब 0 से पाई में आ ही जा रहा है, तो हमें उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम थीटा को यहाँ से यहाँ में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। समझ आ गया सबको? ठीक है, और पाई पे ओपन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो tan 0 है और जो tan पाई है दोनों ही तो 0 ही वैल्यू देंगे। तो अगर कोई लाइन है, अगर आपका जैसे मान लो ये लाइन है, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये लाइन है, इसकी स्लोप 0 है, तो ये अगर थीटा जो बना रही है 0 बना रही है, अब यहाँ से स्टार्ट किया थीटा 0 बना दी, यहाँ पे जाओगे तो थीटा पाई हो जाएगा, तो थीटा 0 और थीटा पाई तो सेम ही तो बात है, स्लोप तो आपके यहाँ 0 ही तो आनी है। ठीक है, इसीलिए हम थीटा को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, इसका किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए पॉइंट पे मैं जोर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने शायद 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स, और खुद से दिमाग लगा के करना है, ठीक है। 2,3, 1,1 एंड k,3k are collinear, then find k. हम्म, ठीक। क्या करने, देखो अगर कोई लीनियर है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, तो हम बोल सकते हैं 1,1 इधर आ रहा है, 2,3 इधर आ रहा है और k,3k इधर आ रहा है, कहीं पे भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट को लीनियर है, तो तीनों पॉइंट को लीनियर है तो मतलब एक ही लाइन पे आएंगे, मतलब स्लोप बराबर होगी, मतलब जो ए बी की स्लोप है वही ए सी की स्लोप होगी। ठीक है, एक तो है कि आप डिटर्मिनेंट 0 कर सकते हो, उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो वो है, बट इसमें मैं भी चाह रहा था कि आप स्लोप से करें, तो अगर आप स्लोप से करेंगे तो आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ बी
सी बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, तो स्लोप सेम होगी। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, याद है अभी अभी बताया 2 पॉइंट से। 3 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन इज इक्वल टू 3k माइनस 3 अपॉन k माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2 और नीचे 1, तो 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। तो यहाँ जाएगा k इक्वल टू -1, k आपका -1 के बराबर आएगा। आगे समझ सबको? एंड k सो दैट line passing through 3, 4 and ये वाला करो अब। टू, हाँ 2 इज द राइट आंसर। लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम ये मान लेते हैं so there is a point 3,4, there is one more point k,5, और ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्रीज बना रही है। ठीक है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, tan ऑफ 135 डिग्रीज। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan ऑफ 135 कितना होगा, -1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3। पॉइंट ये 3,4 और k,5। tan 135 कितना होगा, पाई माइनस 45, तो -1 आएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3। तो k माइनस k मेरे पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो k आ जाएगा 2 के बराबर। देखो 2 आना चाहिए आपका, काफी बच्चों का आ गया वैसे k इक्वल टू 2। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। Which of the line is having greatest inclination? ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन कहने का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट एंगल या स्लोप विद पॉजिटिव एंगल, ज्यादा बढ़िया रहेगा वैसे। इंक्लिनेशन मतलब एंगल ही होता है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
ए है लाइन ज्वाइनिंग 1 3 एंड 4 7, बी है लाइन 3x minus 4y plus 3 equal to 0. इन दोनों में से हमें ये देखना है कि किसका ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन है। ए आएगा सर। ठीक है, तो पहला ए पार्ट जो है, ए पार्ट का अगर हम स्लोप देखते हैं तो वो क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 4/3। अब बी पार्ट का स्लोप कैसे देखेंगे, dy बाई डी एक्स कर लेते हैं, तो 3 माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। पता होगा dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा 3/4। तो इसका जो स्लोप है वो 3/4 है, इसका स्लोप 4/3 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, 4/3 एंगल बड़ा है, ठीक है, इसलिए विच ऑफ द लाइन इज हैविंग ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन 4/3, सो ए लाइन, सो ए पार्ट इज द आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, अब हमने स्लोप पढ़ लिया, हमें पता चल गया स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालना है, स्लोप ऑफ अ कर्व कैसे निकालना है। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब होगा क्या, ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या होगा ना कि हम डिफरेंट फॉर्म्स क्यों पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा कि सर हम डिफरेंट फॉर्म्स क्यों पढ़ेंगे। देखो, काफी सारी जो मैथमेटिक्स है ना उसको टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे टाइप्स आपने कहाँ पे पढ़ी होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी टाइप्स आपने ना, जैसे हम सीरीज के क्वेश्चन करते थे, सीरीज के क्वेश्चन नहीं किए थे जिसमें पहले साइन को साइन के फॉर्मूले आते थे, फिर साइन और कोसाइन विद डिग्री 2 आता था, फिर कॉस प्रोडक्ट वाली सीरीज आती थी, फिर टैन वाली सीरीज आती थी। तो ऐसे हमने टाइप्स में उसको डिवाइड कर रखा था। क्यों टाइप्स में डिवाइड कर रखा था, क्योंकि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, किसी में कोई टाइप लग जाती है, किसी में कोई टाइप लग जाती है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, मतलब अब स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो हमें सारी पढ़नी पड़ेंगी। क्यों पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग रही है, किसी में पॉइंट स्लोप फॉर्म लग रही है, किसी में 2 पॉइंट फॉर्म लग रही है, जिससे भी क्वेश्चन जल्दी होगा, तो हमें तो हमारा कंसर्न होता है हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, इसीलिए जिसमें भी जो भी फॉर्म लग रही होगी वो फिर लगा देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, लोकस निकालूंगा इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो लोकस जो होगा वो एक्स और वाई में रिप्रेजेंट होगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का लोकस बता रहा होगा। ठीक है, वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होगी। ठीक है, तो सबसे पहली फॉर्म है जो हमारी फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है, एक लाइन का आपको स्लोप दे देगा और वाई इंटरसेप्ट दे देगा। ठीक है, स्लोप दे देगा और वाई इंटरसेप्ट दे देगा। अच्छा, मान लो इसमें यहाँ पे छोटा बता रहा हूँ इंटरसेप्ट क्या था, मान लो ये एक लाइन है, तो यहाँ पे ए पे कट कर रही है, यहाँ पे बी पे कट कर रही है, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे ए पे कट कर रही है, यहाँ पे बी पे कट कर रही है, तो ये ओरिजिन से ये जो लेंथ है जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करती है स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, एक्स आई एन लिखता हूं मैं इसको। इंटरसेप्ट की स्पेलिंग है INTERCEPT, मतलब जहां पे भी एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट, जो ये वाला लेंथ है, समझ गए। तो यहाँ जहां से ओरिजिन से लेके जहां पे वो वाई एक्सिस को कट करेगी, तो लाइन ओरिजिन से लेके जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगी वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, वहां से लेके वाई इंटरसेप्ट, वाई को कट करेगी वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस केस में दोनों पॉजिटिव है, अगर लाइन आपकी नीचे से जाएगी तो वो नेगेटिव इंटरसेप्ट भी बनाएगी। ठीक है, तो नाउ माय कंसर्न इज, मेरे पास एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है, इसकी मेरे को इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप मुझे पता है, तो इसमें उसने स्लोप दे दिया m और वाई इंटरसेप्ट दे दिया c। ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मेरे पास 0, c हो गया,
और जो स्लोप है वो आ गई मेरे पास m। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या हो गया c और स्लोप आ गया m। कोई कंफ्यूजन? ये गिवन है। सो व्हाट इज गिवन? वी आर, एक मिनट रुकिए। तो एक लाइन जो है जिसका स्लोप है वो m है, ठीक है, और जो पॉइंट है वो 0, c है ना। मतलब ये क्या, ये वाला क्या हो गया, ये उसका y इंटरसेप्ट हो गया, और जो स्लोप होगी वो m हो गई। तो अब लोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझ आ गया ना? y इंटरसेप्ट इज द लेंथ एट विच द लाइन इज कटिंग ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो और इसकी जो स्लोप है वो m गिवन है। तो अब लोकस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर x, y। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर x, y। ये लोकस, मतलब लोकस जो आएगा वो x और y में आएगा। अब मैं इसकी स्लोप का फॉर्मूला लगा देता हूँ, बस इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। y माइनस सी अपॉन, खुला हुआ है भैया, y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू m। ठीक है, y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू m। समझ आ गया? स्लोप टू पॉइंट फॉर्म वाली वो लगा दी ना, स्लोप की डेफिनेशन इन टू पॉइंट फॉर्म। y माइनस जीरो अपॉन y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू m। तो ये अब इक्वेशन आ गई मेरे पास, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है, वे c इज y इंटरसेप्ट। सबको समझ आ गया लोकस कैसे निकाला? सो c here is y इंटरसेप्ट, ठीक है, और m इज स्लोप। तो y is equal to mx plus c is the equation of straight line in slope intercept form। ठीक है जी, ये पहली फॉर्म हो गई हमारे पास। अगर m पॉजिटिव होगा तो लाइन ऊपर को दिखेगी, ठीक है, अगर m नेगेटिव होगा तो लाइन नीचे को जाती हुई दिखेगी। तो ये आपको उसमें जब भी आप कुछ डायग्राम वगैरह बनाएंगे या क्वेश्चन में दिया होगा तो वहां से पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के नाम से पता चल रहा है सबसे ज्यादा यही फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे 2 स्टार बना दिया मैंने। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है कि एक पॉइंट पता होता है और स्लोप पता होता है, मतलब लाइन को निकालने के लिए हमें एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट मिल जाए हमारे पास से x1 y1 और स्लोप मिल जाए m। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि ये लाइन जो है ये किससे, क्या पॉइंट है इसका, x1 y1 से पास कर रहा है और स्लोप m है। तो ये पॉइंट है मेरे पास x, y। तो पॉइंट इज x, y, और x1 y1 से पास कर रहा है, और x, y हमने लोकस वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, स्लोप m गिवन है, तो दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन, और x, y हमने लोकस वाला पॉइंट ले लिया। अब इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालेंगे जानते हो आप लोग, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन।
आगे सबको समझ आ गया? ये याद रखना है, y माइनस, अगर एक पॉइंट पता है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 और स्लोप m है। इसी फॉर्मेट में याद रखना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज टू पॉइंट फॉर्म। नाम से पता चल रहा है, अब आपके पास एक लाइन होगी यहाँ पे, देखो इस वाले पार्ट में ये था कि एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दी हुई है आपको, तो ये दोनों गिवन है, तो हमने लोकस वाला पॉइंट एक्स वाई ले लिया। तो दो पॉइंट पता है एक्स वाई और एक्स वन वाई वन, उसको जो आपका लोकस है वो तो एक्स वाई में आएगा ना। अब एक्स और वाई अननोन क्वांटिटीज हैं जो आपका लोकस को रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल्स हैं, और एक्स वन वाई वन और एम तो नोन है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मेरी एक लाइन निकालो जो 2,3 से पास कर रही है और स्लोप उसकी -1 है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट आपको लगाना है वाई, या तो एक्स वाई ले लो और स्लोप -1 कर दो, तो क्या लिखोगे, वाई -3 अपॉन एक्स -2 इज इक्वल टू -1, तो स्लोप आपने -1 कर दी, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई -3 इज इक्वल टू एम इंटू एम इज -1 इंटू एक्स -2, तो ये तो लिखा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। अब टू पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, सुनते रहो अभी आप ना, आप समझ आ जाएगा सब लोगों को। अब टू पॉइंट फॉर्म में आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक x1 y1 दिया हुआ है, एक x2 y2 दिया हुआ है, और एक पॉइंट है x, y, लोकस वाला पॉइंट है x, y। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, ऐसे लिखता हूँ, देखो स्लोप इक्वेट कर देंगे ना हम बेसिकली, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये किसकी स्लोप लिख दी मैंने, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ए पी की स्लोप लिख दी। ठीक है, और यहाँ पे बी पी की स्लोप लिख देते हैं, बी ए की, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों की स्लोप को इक्वेट कर दो। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है वो आती है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ आ गया सबको यहाँ तक? तो तीन फॉर्म क्लियर हो गई आपको, कौन कौन सी, y माइनस, एक तो होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट की हेल्प से निकाला हुआ है ना, रिजल्ट याद रखने हैं ये वाले भी। तो ये जितने भी रिजल्ट्स हैं ये हमें ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, एक तो ये रिजल्ट है y इक्वल टू mx प्लस, और इसमें पता भी होना चाहिए कि m और c क्या है। इसमें m क्या होता था स्लोप, और c क्या होता था y इंटरसेप्ट। इसमें क्या था x1 y1 पॉइंट था और m स्लोप था, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब आप क्या कर सकते हो ना, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर उठा के, अगर आपके पास मॉड्यूल है उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो गया है। जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म नहीं हुआ है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को करो। ठीक है, इस सैटरडे को भी आपका टेस्ट होगा, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन आएगा, जितना भी हो जाएगा फ्राइडे तक। ठीक है, तो प्लीज कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस पर फोकस करें, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो उसका कोर्स मैं अभी बताता हूँ, जो टेस्ट है उसका हम रख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा कम पड़ेगा कोर्स में ना, तो ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देते हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री नए बैच में जितनी होगी ना वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री 1 पूरा हो जाएगा उसमें नए बैच में। तो ट्रिग्नोमेट्री 1 लिख लेते हैं, तो उन बच्चों का भी थोड़ा सा वो भी रिवाइज कर लेंगे, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये तीन चैप्टर इस सैटरडे के टेस्ट में आएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री 1, जो रेशियो एंड आइडेंटिटी वाला था, इक्वेशन वाला नहीं आएगा, रेशियो एंड आइडेंटिटी वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी रिवाइज कर लेना उसको। तो ये कोर्स है इस सैटरडे के टेस्ट का। क्लियर है सबको? हाँ, रेशियोज वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलेंगे। शाम को हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास है, उसमें सीरीज कर रहे हैं हम लोग शायद ना, तो सीरीज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो।